गरिमा और मीना कहने को तो दोनों देवरानी जेठानी थी, लेकिन दोनों में प्यार प्रेम सगी बहनों से भी ज्यादा था। गरिमा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी जेठानी मीना की एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम खुशी था। गरिमा ने अपनी जेठानी की बच्ची को अपनी सगी बेटी से बढ़कर माना था। एक दिन, खुशी, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। तूने पढ़ाई में बहुत ही लापरवाही बरती है। तेरी मैडम से बात करके मैंने जैसे तैसे इस बार 9वीं तो तुझे पास करवा दी, लेकिन 10वीं में शायद पास नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि 10वीं में तेरा बोर्ड का परीक्षा होगा। दीदी जाने भी दीजिए, आप फिक्र मत कीजिए। खुशी बहुत ही अच्छे नंबरों से 10वीं पास करेगी। हाँ माँ, इस बार मैं 10वीं में पूरे मन लगाकर पढ़ूंगी। चुप रहो तुम दोनों। और गरिमा, तुमने ही खुशी को सर पर चढ़ा रखा है। इस बार मैं किसी की एक नहीं सुनूंगी। रात को जब अशोक जी आते हैं तो मैं उनसे बात करके खुशी के लिए एक अच्छा सा ट्यूशन टीचर देखकर खुशी को वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजूंगी। ठीक है मीना दीदी, ठीक है, मैं बीच में नहीं बोल रही। आपको जैसा सही लगता है आप वैसा कीजिए। खुशी बेटा, चलो मैंने तुम्हारे लिए आज मैगी बनाई है। जी छोटी माँ। इसके बाद गरिमा खुशी को ले जाकर मैगी खिलाती है। खुशी भी गरिमा को अपनी माँ की तरह ही मानती थी। वो अपनी माँ को मम्मी और अपनी चाची को छोटी माँ कहकर बुलाया करती थी। ऐसे ही रात को जब आलोक घर पर आता है। देखिए आलोक जी, इस बार मैं पेरेंट्स मीटिंग में गई थी तो उन्होंने बताया कि खुशी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वो शायद 10वीं पास नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। आप कल ही खुशी को किसी अच्छे से ट्यूशन टीचर के पास पढ़ने के लिए ले जाइए। ठीक है बाबा, ठीक है। मेरी नज़र में ऐसे टीचर हैं जो बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। काफ़ी नाम भी सुना है मैंने उनका। मैं कल ही वहाँ पर खुशी को ले जाता हूँ और एडमिशन करवाता हूँ, तुम फिक्र मत करो। ये कहकर आलोक मीना की बात मान जाता है और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहाँ आलोक खुशी को एक बहुत ही नामी कोचिंग सेंटर ले जाता है। मोहन सर, मैंने बहुत नाम सुना है आपका और मैं यही उम्मीद लेकर आया हूँ कि आप मेरी बच्ची को अच्छे नंबरों से 10वीं में पास करवाएंगे। अरे जी जी, ये भी कोई बोलने वाली बात है। अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुशी जिस स्कूल में पढ़ती है मैं उसी स्कूल में पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहा हूँ। वैसे खुशी बेटा, तुम पढ़ोगी ना यहाँ? जी सर। लो, अब तो खुशी भी यहाँ आने के लिए तैयार है। तो ठीक है, फिर आप खुशी को यहाँ छोड़कर जाइए। मैं आज से ही क्लास लेना शुरू कर देता हूँ। क्लासेस जो है शाम को 5 से 7 बजे तक होगी। तो यही एक बेंच खाली है। इससे कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर आलोक वहां से चला जाता है और मोहन सभी बच्चों के साथ खुशी को पढ़ाने लगता है। तो बच्चों, आज जो मैंने चीज समझाया है उसे तुम लोग कल रिवाइज करके आना, ठीक है? और जो होमवर्क मैंने दिया है वो कल जरूर करके आना। और खुशी, तुमने सारा नोट डाउन कर लिया है ना होमवर्क? हाँ जी सर। ठीक है, फिर कल से होमवर्क करके ही लाना। ऐसा कहकर मोहन सभी बच्चों को घर भेज देता है। ऐसे ही खुशी अपने घर पर जाती है और होमवर्क करने लगती है। अरे यार, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। सर ने जब पढ़ाया था तो मुझे सारा समझ में आ गया था, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। दूसरे दिन जब कोचिंग सेंटर पर जाती है तो मोहन सर सभी बच्चों के होमवर्क चेक करते हैं, लेकिन जब खुशी की बारी आती है। खुशी, तुम्हारी होमवर्क की कॉपी कहाँ है? सर, मैं होमवर्क नहीं कर पाई। क्यों? होमवर्क क्यों नहीं कर पाई? सर, जो आपने कल पढ़ाया वो मैं घर पर जाकर सब भूल गई। इस तरह से दिन बीत रहे थे। खुशी कभी भी होमवर्क करके नहीं लाती थी। एक दिन जब सभी क्लास के बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं, सभी के जाने के बाद मोहन ने खुशी को बुलाया। खुशी। जी सर। क्लासरूम का दरवाजा बंद करके मेरे पास आओ। लेकिन सर, दरवाजा क्यों बंद करना है? मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। खुशी वैसा ही करती है और वो क्लासरूम का दरवाजा बंद करके मोहन सर के पास जाती है। मोहन सर उसके साथ गलत बर्ताव करने लगते हैं, जो खुशी को अच्छा नहीं लगता। मोहन सर, ये आप क्या कर रहे हैं? खुशी, जो बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है उसे सजा दी जाती है और यही तुम्हारी सजा है। लेकिन ये तो गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं मम्मी पापा को सब बता दूंगी। मैं भी तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगा कि तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता और तुम होमवर्क कभी नहीं करती हो। मेरी बातों पर तुम्हारे पेरेंट्स जल्दी विश्वास कर लेंगे, क्योंकि पूरे शहर में मेरा नाम है। लेकिन तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा?
तुम्हारे मम्मी पापा तो जानते ही हैं कि तुम मन लगाकर पढ़ाई भी नहीं करती हो। खुशी मोहन सर की बात सुनकर डर जाती है। उस दिन खुशी को घर आने में देर हो जाती है। दीदी, भैया, खुशी अब तक घर नहीं आई। रात के 9 बज गए हैं। रोज तो घर 8:30 बजे तक आ जाती थी। आज क्या हुआ? हाँ जी, मेरा भी दिल बैठा जा रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ। आलोक खुशी को लाने के लिए बाहर निकलता है कि दरवाजे पर मोहन सर और खुशी मिल जाते हैं। माफ कीजिएगा, आज क्लास खत्म होने में थोड़ी देर हो गई और इसलिए खुशी को मैं खुद ही घर छोड़ने आ गया। मोहन सर, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी सुरक्षित है आपके हाथों। खुशी पढ़ाई तो ठीक से करती है ना? हाँ, आज तो मैंने खुशी को बहुत समझाया है कि वो मन लगाकर खूब अच्छे से पढ़ाई करे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काफी रात भी हो गई है। जी जी, कभी फुर्सत हो तो चाय पर आइए, बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। इसके बाद मोहन सर वहां से चले जाते हैं। आलोक खुशी को घर में लेकर जाता है और ऐसे ही दूसरे दिन खुशी काफी देर तक सोती रहती है। खुशी बेटा, उठ जाओ, स्कूल जाना है। सुबह के 6 बज गए। छोटी माँ, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। बेटा, 10वीं क्लास को थोड़ा सीरियस लो, स्कूल तो जाना पड़ेगा, नहीं तो दीदी तुझे और मुझे दोनों को ही डांटेंगी। खुशी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वो बुझे मन से तैयार होकर स्कूल चली जाती है। स्कूल में खुशी किसी से बात नहीं कर रही थी। वो पूरा दिन ऐसे ही गुमसुम अपने डेस्क पर बैठी रहती है। खुशी का स्कूल में मन नहीं लग रहा था। वो उदास और परेशान थी। स्कूल के बाद वो घर लौटती है। मम्मी, मैं मोहन सर से कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगी। खुशी, मोहन सर बहुत अच्छे टीचर हैं। तू उनसे पढ़ेगी तो बोर्ड की परीक्षा में टॉप करेगी। लेकिन मम्मी, मैं मोहन सर से नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि वो अच्छे नहीं हैं। मीना ने खुशी को डांटते हुए कहा। खुशी, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। तू पढ़ाई से बहुत जी चुराती है। तुझे मोहन सर के कोचिंग सेंटर में जाना ही होगा। खुशी को न चाहते हुए भी मोहन सर के कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता है। लेकिन वहां पढ़ाई के बाद मोहन सर खुशी के साथ गलत हरकतें करते हैं, और वो भी सारे बच्चों के जाने के बाद। खुशी, क्लासरूम का दरवाजा बंद करके मेरे पास आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। खुशी, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बता दूं कि तुम होमवर्क नहीं करती हो? खुशी बड़ी नादान थी। उसके लिए होमवर्क नहीं कर पाना बहुत बड़ी बात थी। मोहन सर की धमकी से वो डर जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। परेशान रहने के कारण खुशी पढ़ाई से पिछड़ती जा रही थी। 1 महीना बीत जाने के बाद एक दिन स्कूल में खुशी की मैडम का कॉल आता है। हेलो, मैं खुशी की टीचर बोल रही हूँ। जी मैम, बताइए कैसे फोन करना हुआ? सब ठीक तो है ना? जी, मैंने वही पूछने के लिए तो फोन किया था कि क्या आपके घर में कोई समस्या या परेशानी है? जी नहीं मैम, आखिर बात क्या है? आपने ऐसा क्यों पूछा? वो दरअसल बात यह है कि खुशी आजकल बहुत ही गुमसुम सी है। उसकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। उसका पहले से भी बुरा हाल हो गया है। आप थोड़ा पता कीजिए कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या? ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। हमने तो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कोचिंग भी लगवा रखी है। ऐसा कहकर खुशी की टीचर फोन काट देती है। अब गरिमा के मन में ये सवाल था कि आखिर खुशी इतनी चुप चुप सी क्यों है। जहां कल तक वो चंचल थी, तो आज वो बिल्कुल मुरझाए हुए फूल की तरह क्यों दिखाई दे रही है। गरिमा खुशी से कई बार पूछने की और जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो इतनी गुमसुम क्यों है, लेकिन खुशी किसी से अब कोई बात नहीं करना चाहती थी। कुछ तो बात है, मेरी खुशी बेटी पहले तो ऐसी नहीं थी। गरिमा कई बार जानने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब वो किसी से बात नहीं करना चाहती। ऐसे ही एक दिन खुशी बालकनी में खड़ी थी कि तभी अचानक से खुशी चक्कर खाकर गिर जाती है, जिसके बाद गरिमा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल में डॉक्टर खुशी की जांच करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है, देखिए, ये बच्ची माँ बनने वाली है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, बच्ची 1 महीने से गर्भवती है। हे भगवान जी, क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? ये सब किसने किया? आखिर कौन है मेरी बच्ची की जिंदगी खराब करने वाला? आप दोनों शांत हो जाइए, मैं खुशी से बात करती हूँ। ठीक है। इसके बाद गरिमा खुशी के पास जाती है और उसे बहुत ही प्यार से बात करती है।
खुशी अपनी छोटी माँ को सब कुछ साफ साफ बता देती है। छोटी माँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ मोहन सर ने ये सब किया है, वो बहुत गंदे हैं। अब तू रो मत मेरी बच्ची, अब देख तेरी माँ क्या करती है। इसके बाद गरिमा डॉक्टर के मेडिकल रिपोर्ट और अपने जेठ और जेठानी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर मोहन के खिलाफ एफआईआर करवाती है और उसके इस किए की सजा उसे दिलवाती है। वहीं डॉक्टर खुशी को कुछ ऐसी दवाइयां देता है जिससे खुशी ठीक हो जाती है और उसके बाद खुशी पूरे मन से अपनी 10वीं की परीक्षा की तैयारी करती है और 10वीं क्लास में वो टॉप भी करती है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ गरिमा के कारण ही हो पाया था। इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों की कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत बनिए। उन्हें डराने की नहीं बल्कि प्यार से समझने और समझाने की कोशिश कीजिए। मनोरमा के 2 बेटे थे। बड़े बेटे मयंक ने शहर की एक गोरी चिट्टी लड़की से शादी करके अपने साथ लेकर आया था, तो वहीं छोटे बेटे कुणाल ने एक गांव की देसी लड़की से शादी करके अपने साथ लाया था। दोनों भाई अपने घर के दरवाजे की दहलीज पर खड़े थे, जहां उसके माता पिता भी आ जाते हैं। हे मारा राम जी, अरे ये क्या बेटा, तूने दोनों ने शादी कर ली? हमारे अरमानों का क्या? कितने सपने संजोए थे तुम्हारी शादियों को लेकर, दोनों ने ही सपनों को चूर चूर करके रख दिया। अरे भाग्यवान, अब तुमने अरमान क्या लगा रखा है? जब तुम्हारे दोनों बेटों ने शादी करके अपने अपनी पसंद से बहुओं को लेकर यहाँ आ गए हैं, तो अब इन अरमानों को मारो गोली। ठीक है, अब बहुओं को जो है गृह प्रवेश कराओ। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। इसके बाद मनोरमा घर के अंदर से आरती की थाली लेकर आती है और अपनी बड़ी बहू को देखकर कहती है, वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा मयंक बेटा, कि मुझे जैसी बहू चाहिए थी तू वैसी ही बहू मेरे लिए लेकर आया है, बिल्कुल शहर की टॉप मॉडल। थैंक यू मॉम, मैं आपको भी बिल्कुल टॉप मॉडल बना दूंगी, बिल्कुल अपनी तरह। बिल्कुल बहू, क्यों नहीं। और कुणाल बेटा, तू क्या गांव की गवार को उठा लाया? इसने तो घूंघट भी 2 बित्ते का कर रखा है। ऐसा कहकर मनोरमा अपनी मॉडर्न बहू की आरती करने लगती है और उसका गृह प्रवेश भी कर देती है। वहीं वो अपनी छोटी बहू मीरा का गृह प्रवेश नहीं करती, जिस पर उसका पति भूपेश उससे कहता है, अरे मनोरमा, तुम क्या सिर्फ बड़ी बहू का ही गृह प्रवेश करवाओगी? तुमने तान्या बहू की तो आरती उतार ली, मगर मीरा बहू की आरती क्यों नहीं उतारी? अरे क्या मैं यहाँ पर दिन भर आरती करने के लिए खड़ी रहूं? कुणाल बेटा, अपने गांव की गवार बीवी को लेकर घर के अंदर आ जा। जी माँ। इसके बाद कुणाल अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर आ जाता है। सासू मॉम, वेयर इज माय रूम? मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, पता नहीं ये गांव की गवार मेरी देवरानी इतनी भारी साड़ी में कैसे खड़ी है। मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी, मुझसे तो ये सब पहना ही नहीं जाएगा। तो जेठानी जी, आपको ये सब पहनने के लिए भी कौन कह रहा है? जैसे मुझे आपकी ये अधनंगे कपड़े पसंद नहीं है, वैसे ही आपको मेरी ये साड़ी पसंद नहीं आ रही है, बात बराबर। What the hell? चुप करो मीरा बहू, तान्या तुम्हारी जेठानी है, उससे तुम बदतमीजी से बात करोगी? जी माँ जी। इसके बाद मनोरमा अपनी बहुओं को उनका कमरा बता देती है और वो अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहाँ सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। अरे मनोरमा, आज नाश्ता मिलेगा या फिर ऐसे ही भूखे मारोगी? अजय आप भूल गए क्या, आज हमारी बहुओं की पहली रसोई है, थोड़ा सब्र करो। अभी मनोरमा ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर तान्या शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने ससुराल वालों के सामने आती है। गुड मॉर्निंग सासू मॉम। गुड मॉर्निंग तान्या बहू, तुम तो इस शॉर्ट ड्रेस में बिल्कुल टिप टॉप लग रही हो। थैंक यू मॉम। वेयर इज माय ब्रेकफास्ट? वैसे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी। व्हाट? मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, मैंने तो आज तक किचन में कदम तक नहीं रखा। कोई बात नहीं बहू, मीरा बहू है ना, वो बना देगी हम सभी के लिए नाश्ता, और वैसे भी आज उसकी भी तो पहली रसोई है। मीरा बहू, जल्दी से हमारे लिए नाश्ता बना दो, सभी को काम पर भी जाना है। जी माँ जी। मीरा को ये बखूबी पता था कि उसके ससुराल में उसकी सास बिल्कुल भी उसकी इज्जत नहीं करती है, क्योंकि वो एक गांव से है और ऊपर से वो गरीब भी है।
इसके बावजूद भी मीरा सभी के लिए कुछ देर में नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। बहुत खूब मीरा बहू, तुमने तो खीर काफी स्वादिष्ट बनाया है। काफी अरसा बीत गया था ऐसा नाश्ता किए हुए। ये लो तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। ओह वाओ, अगर मुझे पता होता कि पहली रसोई में इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलेगा तो मैं कुछ ना कुछ तो बना ही लेती। अब मैं क्या करूं? रुकिए जरा, इस घर की बड़ी बहू तान्या है, पहला गिफ्ट उसी का होना चाहिए। ऐसा कहकर मनोरमा मीरा से वो गिफ्ट छीन कर तान्या को दे देती है, जिस पर भूपेश उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मनोरमा किसी की एक नहीं सुनती। वहीं तान्या भी समझ चुकी थी कि उसकी सास तो उसकी मुट्ठी में आ चुकी है और इसलिए वो अपनी सास से एक दिन कहती है, माँ जी, मुझसे घर के काम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्या आप घर में किसी नौकरानी को लाने वाली हैं? क्योंकि मेरे बस की तो ये काम बिल्कुल भी नहीं है। अरे तान्या बहू, हम भला नौकरानी को क्यों लाएंगे? तुझे काम नहीं करना तो मत कर। इस घर में मीरा है ना, वो भला किसी नौकरानी से कम है क्या? जी सासू मॉम। यार मेरी तो निकल पड़ी, क्या सास मिली है, इसे तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। मीरा बहू, आज से तुम्हें इस घर के सारे काम करने हैं और अगर तुम्हारी जेठानी कोई काम बताए तो उसे मना नहीं करना। जी माँ जी। मीरा को ये बखूबी पता था कि उसके ससुराल में उसकी औकात किसी नौकरानी की तरह ही है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मीरा रसोई में काम कर रही थी कि तभी अचानक से एक कांच का गिलास मीरा के हाथ से गिरकर टूट जाता है। करमजली नास पिटी कहीं की, सारे काम खराब करती रहती है। कभी इधर तोड़ फोड़ मचाती है तो कभी उधर। अरे कोई काम तुझसे ढंग से आता भी है या नहीं? मेरी तान्या बहू को देख, वो कितनी गुणवान है। आज भी अगर मॉडलिंग में उतर जाए तो वो टॉप की मॉडल बन सकती है। तेरे पास क्या हुनर है? सारा दिन पड़े पड़े रोटियां तोड़ती है और काम फैलाती है। माँ जी, अभी परसों ही मीरा ने वॉशिंग मशीन खराब कर दी थी और अब ये गिलास तोड़ दिया। हाँ वो ही तो। मनोरमा के इस तरह चिल्लाने की वजह से उसका पति भूपेश वहां पर आ जाता है। अरे बस भी करो भाग्यवान, छोटी बहू बेचारी दिन भर लगी रहती है काम करने में और तुम हो कि उस पर ताने कस रही हो। आ गए अपनी छोटी बहू की तारीफ करने। चल तान्या बहू। अरे बहू, तू अपना दिल छोटा मत कर। मनोरमा थोड़ी पागल सी है, लेकिन एक दिन इसे भी पता चल जाएगा कि हीरा कौन है और कोयला कौन है। जी पिताजी, मैं माँ जी को खुश करके ही रहूंगी, आप देखिएगा। वैसे भी माँ जी का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रेस तैयार करूंगी। माँ जी ने कहा था कि मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, अब मैं अपना हुनर दिखाऊंगी। ठीक है बहू। ऐसे ही जब रात में कुणाल अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि मीरा सिलाई कर रही है। अरे ये क्या मीरा, तुम्हें सिलाई भी आती है? जी कुणाल जी, घर में एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी, उसे ही ठीक करके मैं माँ जी के लिए एक ड्रेस तैयार कर रही हूँ। मीरा, तुम माँ के लिए कितना सोचती हो यार। और एक वो है, और आज मुझे पिताजी ने बताया कि घर में क्या कुछ हुआ था। मैं माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ तुमसे मीरा। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है कुणाल जी। आप देखिएगा, माँ जी एक न एक दिन मुझे पूरी तरह अपना ही लेंगी। वैसे भी माँ जी का जन्मदिन आने वाला है, उन्हीं के लिए एक ड्रेस तैयार कर रही हूँ। मैं घर में जितने भी मेरे पास पुराने कपड़े पड़े हुए थे उन्हें इकट्ठा करके मैं उनके लिए एक ड्रेस तैयार कर रही हूँ। आप बस मेरी एक मदद कीजिएगा कि कल आप कुछ मोती और जड़ी गोटे लेके आइएगा। ठीक है। इसके बाद मीरा पूरी लगन से अपनी सास के लिए एक ड्रेस तैयार करने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन तान्या को भी ये पता चल जाता है कि कल उसकी सास का जन्मदिन है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मुझे किसी तरह ये पता चल गया कि सासू मॉम का जन्मदिन है। अब मुझे किसी भी तरह उन्हें खुश करना होगा। मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। एक्सपेंसिव ड्रेस देखकर वो मेरे पर और भी लट्टू हो जाएंगी। ऐसा सोचकर तान्या ऑनलाइन ड्रेस देखने लगती है और वो अपनी सास के लिए पूरे 2 लाख का ड्रेस खरीदती है। हाँ जी, ये ड्रेस सबसे बढ़िया है। इसे देने के बाद तो मेरी देवरानी जल भुन जाएगी। ये ठीक रहेगा मेरे लिए ड्रेस, आखिर मुझे भी तो टिप टॉप दिखना पड़ेगा। एक और तान्या अपने और अपनी सास के लिए ऑनलाइन ड्रेस खरीदती है
तो वहीं उसकी देवरानी मीरा अपने रूम में ही अपने और अपनी सास के लिए ड्रेस अपने हाथों से तैयार कर रही होती है। हाँ, ये हो गया तैयार। कुणाल जी, मैंने जो मंगाया था वो आप ले आए? हाँ, ये लो। यार, ये ड्रेस तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सच में? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारी ड्रेस भी कमाल की लग रही है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मानो मनीष मल्होत्रा ने खुद इसे डिजाइन किया हो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां आज मनोरमा का जन्मदिन होता है। चारों तरफ चहल पहल होती है। तान्या अपना एक्सपेंसिव ड्रेस पहन कर आती है, तो वहीं मीरा अपने हाथ से बनाया हुआ ड्रेस पहन कर आती है। मीरा की ड्रेस इतनी अच्छी होती है कि चारों तरफ बस उसी की चर्चा हो रही होती है। माँ जी, हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपका गिफ्ट। ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है बहू। हाँ माँ जी, ये पूरे 2 लाख के हैं। माँ जी, हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपका गिफ्ट। अरे ये क्या, इस गवार ने इतना महंगा ड्रेस कहाँ से लेकर आ गई मेरे लिए। इसे देखकर तो किसी की भी काया पलट हो जाए। माँ जी, इस ड्रेस को मैंने खुद अपने हाथों से सिला है। तभी कहूँ ये इतना खराब क्यों लग रहा है। एक काम करती हूँ, तेरी ड्रेस को यही रख देती हूँ और तान्या बहू, मैं तेरी ड्रेस पहन कर आती हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा उस ड्रेस को पहन कर आती है। लोग उस ड्रेस की तारीफ कर रहे होते हैं कि तभी मनोरमा के हाथों से ड्रिंक का गिलास उसकी ड्रेस पर गिर जाता है, जिस पर उसकी बड़ी बहू तान्या खूब चिल्लाती है। सच में गरीब को घी हजम नहीं होता। आपने पूरे 2 लाख की ड्रेस खराब कर दी। सॉरी। अब सॉरी से क्या फायदा। तुम्हारे दिल में जो था तुमने वो कह दिया। आज मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। मैंने तो तुम्हें हीरा समझा था, लेकिन तुम तो असल में कोयला निकली और मेरी छोटी बहू असल में हीरा। ऐसा सुनकर तान्या वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। इसके बाद मनोरमा मीरा की बनाई हुई ड्रेस पहनती है, जहां उसकी बनाई गई ड्रेस की खूब तारीफ होती है। फंक्शन में आए हुए लोग उसकी सास की तरह अपने लिए भी ड्रेस सिलवाने का कॉन्ट्रैक्ट देकर जाते हैं। वहीं अब मनोरमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब सब कुछ सही हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और इंतजार करें अगली कहानी का। मिलते हैं बहुत जल्द एक बेहतरीन कहानी के साथ।